जैसे हमने जाइलम में प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम की बात की थी, उसी तरह यहाँ पर भी क्या मिलेगा, प्राइमरी प्लांट बॉडी में प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी जब ग्रोथ होगी तो सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा। और वहाँ पर हमने देखा था कि प्राइमरी जाइलम आपकी थी वो दो तरह की थी, जो शुरू में बन रही थी उसको आपने बोला था प्रोटोजाइलम, जो बाद में बनी थी उसको आपने बोला था मेटाजाइलम। उसी तरह से आपको यहाँ पर भी क्या मिलेगा, जो शुरुआत में जो आपके जाइलम फ्लोएम बनेंगे उनको क्या बोलेंगे हम, प्रोटोफ्लोएम, और बाद में जो बनेगा वो मेटाफ्लोएम। ठीक, और क्या डिफरेंस होगा जो वहाँ पर था सर, यहाँ पर भी क्या होंगे, जो प्रोटोफ्लोएम होंगे हमारे, ठीक है, जो हमारे प्रोटोफ्लोएम होंगे उनमें जो सीव ट्यूब होगी, ठीक है बच्चे, सीव ट्यूब कैसी होगी, वो नैरो ल्यूमेन वाली होगी, नैरो ल्यूमेन होगी, छोटी सीव ट्यूब होगी, नैरो ल्यूमेन वाली होगी। ठीक, वही जब आप बात करोगे किसकी, मेटाफ्लोएम की, तो जब आप मेटाफ्लोएम की बात करोगे तो क्या होगा सर, यहाँ पर जो सीव ट्यूब होगी वो कैसी होगी सर, वो वाइड ल्यूमेन वाली होगी सर, बड़ी सीव ट्यूब होंगी। तो ये डिफरेंस होता है। और ये जो प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम किसमें कब मिलेगा, क्यों मिलेंगे आपको, केवल और केवल प्राइमरी फ्लोएम के अंदर आपको दो तरह के फ्लोएम देखने को मिलेंगे। वही सेकेंडरी फ्लोएम की बात करेंगे तो जिस तरह हमने सेकेंडरी जाइलम में कॉन्सेप्ट समझा, उसी तरह यहाँ पर हमें पता है कि सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर हमें प्रोटो और मेटा जैसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिलेंगे, वहाँ पर सारे के सारे एक ही तरह के आपके फ्लोएम बनेंगे। तो अच्छा, हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में बात कर लिया, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में बात कर लिया, और हमने देखा प्लांट की बॉडी में कई तरह के टिश्यू प्रेजेंट है। वो तो इन सारे टिश्यू को हमारे मोनसैक साहब ने इन प्लांट की सारी टिश्यू को 3 ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन एंड देयर स्ट्रक्चर। उनकी पोजीशन क्या, उनकी लोकेशन क्या बॉडी में, और उनका स्ट्रक्चर क्या, उनकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, उसके बेसिस पे मोनसैक साहब ने हमारे प्लांट की बॉडी की जितने भी टिश्यू हैं उनको 3 ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया, दैट इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या आएगा, तो एपिडर्मिस, जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस इट इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। इसके बाद आपकी हाइपोडर्मिस आती है, हाइपोडर्मिस के बाद फिर कॉर्टेक्स आता है बच्चे, कॉर्टेक्स के बाद फिर एंडोडर्मिस की बात करते हैं, ठीक है, एंडोडर्मिस की बात करते हैं, एंडोडर्मिस के बाद फिर पेरीसाइकिल की लेयर आ रही है, पेरीसाइकिल के बाद फिर यहाँ पर वेस्कुलर बंडल आ रहे हैं, वेस्कुलर बंडल आ रहे हैं, इनके बीच की जो सेल इनको आपने बोला था मेडुलरी रेस, इंटरवेंपिक बोला था आपने। तो ये जो एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट हो गया। ये जो वेस्कुलर बंडल है, वेस्कुलर बंडल, ये हमारे वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के पार्ट हो गए। और इस एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल को छोड़कर बाकी जो भी आपको दिख रहा है, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, मेडुलरी रेस, ये सब आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट हो गया। अब एक एक करके हमें डिस्कस करना, पहले अपने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में बात करेंगे, देन वी विल डिस्कसिंग अबाउट ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और फिर हम वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में एपिडर्मिस आ रही है, और एपिडर्मिस से जो रिलेटेड स्ट्रक्चर है वो सारी चीजें आती हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में। कौन कौन से स्ट्रक्चर बच्चे यहाँ पर एपिडर्मिस से रिलेटेड, ट्राइकोम, रूट हेयर, स्टोमेटा, क्या होता है देखते हैं एक करके हम आपको। तो हमें बताया हमारी जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है इसमें एपिडर्मिस आ रही है, और एपिडर्मिस तो सबसे बाहरी लेयर है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर है प्लांट की, तो किस चीज के लिए बनी है, तो चाहे सर वो लीफ में हो एपिडर्मिस, या फिर स्टेम में हो, या फिर रूट में हो, किसी की भी जो एपिडर्मिस है वो सबसे बाहर है, सबसे बाहर मतलब प्रोटेक्शन के लिए बनी है, प्रोटेक्शन के लिए बनी है। तो उसकी इंडिविजुअल सेल्स कैसे अरेंज होनी चाहिए बताइए, उसकी इंडिविजुअल सेल क्लोजली पैक्ड होनी चाहिए, है ना, तभी तो प्रोटेक्शन दे पाएंगे सर, क्लोजली पैक्ड होना चाहिए, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए इसमें। So it is the outermost layer. It is consist of the elongated, compactly arranged cells, है ना, elongated, है ना, elongated, compactly arranged cells पाई जाती हैं इसमें, and usually single layer, है ना, usually एक single layer होती है। और ये हमारी जो एपिडर्मिस है बच्चे, एपिडर्मिस की लेयर के ऊपर हमें वैक्सी मटेरियल की कोटिंग देखने को मिलती है, और जो वैक्सी मटेरियल की कोटिंग है हमारी एपिडर्मिस के ऊपर, इसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। क्या काम है इस क्यूटिकल का, इसका काम होता है सर वाटर लॉस को प्रिवेंट करना, टू प्रिवेंट वाटर लॉस, प्रिवेंट वाटर लॉस। तो ये क्यूटिकल आपको कहां देखने को मिलेगा सर, तो हमें स्टेम में देखने को मिलेगा, लीफ में देखने को मिलेगा, उनकी एपिडर्मिस में हमें ये क्यूटिकल देखने को मिलेगा। लेकिन जब हम बात करेंगे रूट की, तो रूट की जो एपिडर्मिस है वहां पर ये क्यूटिकल नहीं मिलेगा, क्योंकि रूट का काम क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब करना, और ये वाटर के लॉस को प्रिवेंट कर रहा है, मतलब कि वाटर के आने और जाने को रोकेगा ही, ठीक है, वाटर की इनकमिंग आउटगोइंग को ये रोक रहा है। तो सर अगर रूट की ही एपिडर्मिस पे इस क्यूटिकल को लगा दिया तो पानी एब्जॉर्ब कैसे हो गया, नहीं हो पाएगा फिर पानी एब्जॉर्ब। तो रूट की एपिडर्मिस पे क्यूटिकल जो है एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट ऑन रूट एपिडर्मिस। हमारी जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के अंदर एक और स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा।
स्टोमेटा ये हमारी एपिडर्मल सेल के मॉडिफिकेशन से ही बना है। पूरा पूरा एक apparatus है, स्टोमेटल apparatus इसको हम बोल रहे हैं। ये कैसे बना है? हमारी एपिडर्मल सेल्स के मॉडिफिकेशन से बना है। हमारी एपिडर्मल सेल कैसी होती है बच्चे? ये इलोंगेटेड सेल्स है यार, इलोंगेटेड सेल। अब ये स्टोमेटल apparatus कैसे बनता है इसी एपिडर्मिस के अंदर? तो जहां पर ये स्टोमेटा बन रहा है, जहां पर ये स्टोमेटल apparatus प्रेजेंट होगा, वहां की ये जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो थोड़ी मॉडिफाई हो जाती हैं। वो कैसी हो जाती हैं? वो बीन शेप हो जाती हैं। जो एडजेसेंट अगल बगल की जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो इलोंगेटेड से बीन शेप हो जाती है, या फिर वो डंबल शेप हो जाती है। डंबल शेप और बीन शेप हो जाती है। अगर हम बात करें मोनोकोट की अगर हम बात करें तो मोनोकोट के अंदर ये डंबल शेप दिखेंगे आपको। डाइकोट और मोस्टली प्लांट के अंदर आपको ये बीन शेप दिख रही है ना? तो ये क्या होगी? ये जो एडजेसेंट एपिडर्मल सेल्स हैं ये कैसे होंगे? बीन शेप और गार्ड्स और डंबल शेप हो गई। और इन सेल्स को हम बोलते हैं गार्ड सेल। इन सेल्स को हम क्या बोल रहे हैं? गार्ड सेल्स। और इन सेल्स के बीच में जो स्पेस दिख रहा है आपको, यहाँ पर पोर पाया जा रहा है, इसको स्मॉल गैप बच जाता है, इसको बोलते हैं स्टोमेटल पोर। इसको हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर। ठीक है, स्टोमेटल पोर। ठीक है। अब क्या होता है सर इस स्टोमेटल पोर से? क्या होता है इस स्टोमेटल पोर से? यहीं से पानी लॉस हो रहा है, यहीं से पानी का लॉस हो रहा है, ट्रांसपिरेशन लॉस हो रहा है। तो स्टोमेटा में क्या कर रहा है सर? ये पानी के लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके साथ साथ स्टोमेटा केवल पानी नहीं बाहर भेज रहा है बच्चे, एक्चुअली बना है गैसेस एक्सचेंज के लिए, ताकि बाहर से जो प्लांट है, प्लांट को CO2 चाहिए, तो बाहर से अंदर कहां से आएगा? यहीं पोर से CO2 आ रहा है। लेकिन जब ये CO2 लेने के लिए खुलेंगे तो उसके साथ साथ ये पानी भी लॉस हो रहा है यहाँ से। वो मैंने पूरा डिस्कस किया बच्चे आपसे प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर, ट्रांसपिरेशन लॉस के बारे में बताया आपको। तो ये हो गई हमारी स्टोमेटा। तो ये आपकी जो स्टोमेटा है, जो गार्ड सेल है, गार्ड सेल अलोंग विद दिस स्टोमेटल पोर, और इनकी अगल बगल की जो सब्सिडरी सेल्स पाए जाते हैं, इनके अगल बगल की जो है ना, इनकी अगल बगल की जो सेल्स हैं, दे आर कॉल्ड सब्सिडरी सेल। और ये सब मिलकर क्या बना रही है? ये सब मिलकर बनाते हैं स्टोमेटल एपारेटस। ये सब मिलकर बना रहे हैं स्टोमेटल एपारेटस। ठीक है, इसको मैं क्लियरली आपको एनसीईआरटी के डायग्राम से दिखाता हूँ और क्या क्या अलग चीजें हैं। मैंने बस आपको एक दिमाग में पिक्चर बनाने की कोशिश की कैसे बना है ये हमारी एपिडर्मल सेल के मॉडिफिकेशन से बना है। इसको मैं क्लियरली आपको एनसीईआरटी के डायग्राम से दिखाता हूँ। तो अब डिस्कस कर लेते हैं बच्चे स्टोमेटल एपारेटस के बारे में। तो मैंने बताया नॉर्मली जो हमारी एपिडर्मल सेल्स हैं वो इलोंगेटेड होती हैं, और स्टोमेटल एपारेटस जहाँ पर बन रहा है वहाँ पर क्या हो रहा है सर? एडजेसेंट अगल बगल की जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो बीन शेप्ड हो गई। कैसे हो गई? किडनी शेप, बीन शेप्ड हो गई। ठीक है। वहीं अगर ग्रासेस की बात करें तो उनके अंदर ये जो एडजेसेंट एपिडर्मल सेल्स हैं वो डंबल शेप्ड हो जाती हैं। ठीक है, डंबल शेप्ड हो गई। तो ये जो बीन शेप या फिर डंबल शेप्ड एपिडर्मल सेल्स हैं इनको हम बोलते हैं गार्ड सेल। इनको क्या बोल रहे हैं? गार्ड सेल। और इन गार्ड सेल के बीच में देखने आपको पोर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर। इसको क्या बोल रहे हैं? स्टोमेटल पोर। नॉर्मली क्या होता है, जो हमारी एपिडर्मल सेल्स है उनके बीच में कोई गैप नहीं है, उनमें कोई गैप प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो हमारी एपिडर्मल सेल है, जो गार्ड सेल है, यहाँ पर स्टोमेटल पोर प्रेजेंट है। तो ये जो गार्ड सेल है, स्टोमेटल पोर है, ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं? स्टोमेटल एपारेटस। ठीक है। और इस गार्ड सेल के अराउंड देख रहे हैं कुछ यहाँ पर एसेसरी सेल्स हैं जिनको बोल रहे हैं सब्सिडरी सेल्स। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? सब्सिडरी सेल्स प्रेजेंट है। ठीक, गार्ड सेल के सराउंडिंग में। ठीक, चलिए ये जो आपकी गार्ड सेल है इनके पास और क्या अलग फीचर है? एक तो आपने इंटरसेलुलर गैप देखा यहाँ पर जो कि नॉर्मली एपिडर्मल सेल में देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरा क्या यहाँ पर सर? तो हमारी जो एपिडर्मल सेल्स है, इन एपिडर्मल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है बच्चा। एपिडर्मल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। लेकिन जब आप गार्ड सेल की बात करोगे तो इन गार्ड सेल के अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। इन गार्ड सेल में आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल रहा है। क्यों जरूरी है वो बात की बात है सर। हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के बारे में डिस्कस किया था प्लांट फिजियोलॉजी में, वहां हमने देखा था। ठीक, और इनके अंदर मैंने वहां पर बताया था आपसे कि इनके अंदर जो माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं वो रेडिली अरेंज होते हैं, जो कि इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करते हैं। से रेडिली अरेंज माइक्रोफाइब्रिल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक, ये सारी चीजें मैंने आपको पहले बताई थी। और गार्ड सेल की अगर हम बात करें, इनकी जो आउटर वॉल होती है बच्चे, इनकी आउटर वॉल थिन होती है, पतली होती है एज कंपेयर टू इनर वॉल। इनर वॉल इनकी थिक है। और नॉर्मली अगर बाकी आप एपिडर्मल सेल की बात करोगे तो वहां पर इनर वॉल, आउटर वॉल, कोई भी वॉल देखिए सब यूनिफॉर्म थिकनिंग वाले हैं। ठीक, तो एक यहाँ पर अलग बात हो गई। ये अंदर वाली वॉल इनकी क्यों थिक है, आउटर वाली वॉल क्यों थिन है, ये सब फिर बातें वहीं बच्चे। ये सब क्यों ऐसा किया गया? ताकि ये सब हेल्प करने वाले यहाँ पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में, वो मैंने वहां पर आपको बताया प्लांट फिजियोलॉजी में। ठीक, और कौन कौन से स्ट्रक्चर एसोसिएटेड है हमारी एपिडर्मल सेल्स के साथ बच्चे? तो हम अपने स्टेम की अगर एपिडर्मल सेल्स के बारे में बात करें, हमारी जो स्टेम की एपिडर्मल सेल्स हैं वो क्या कर रही है? स्टेम की एपिडर्मल सेल का इलोंगेशन हो गया, इलोंगेट कर रही है। ठीक है। और ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना है इनके एपिडर्मल सेल के इलोंगेशन से, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना है इसको हम बोलते हैं ट्राइकोम। क्या बोल रहे हैं इसको हम? ट्राइकोम।
और ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर बना है हमारी एपिडर्मल सेल की इलोंगेशन से, इट इज यूजुअली बच्चे मल्टी सेलुलर। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है यूजुअली ये मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है, इट इज यूजुअली मल्टी सेलुलर। क्यों बना है सर ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर क्यों बना है सर? तो पानी के लॉस को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट वाटर लॉस, टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई सर हमें। क्यूटिकल, दिस ट्राइकोम बोल रहे बच्चे इसको हम, ट्राइकोम, ये सब किस चीज के लिए बने हैं? ये सब वाटर के लॉस को प्रिवेंट करने के लिए बने हैं, ठीक है। हो सकता है बच्चे ये ब्रांच हो या फिर अनब्रांच हो सकता है, जो स्ट्रक्चर है ना ये ब्रांच भी हो सकता है, हो सकता है कि ये ब्रांच स्ट्रक्चर हो, लेकिन हमेशा मोस्टली ये मल्टी सेलुलर होता है। स्टेम के जो ट्राइकोम होते हैं मोस्टली मल्टी सेलुलर होने भी चाहिए सर, पानी के लॉस को तभी प्रिवेंट कर पाएंगे, ऐसे याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्राइकोम यूनिसेलुलर होगा, मल्टी सेलुलर होगा, तो फंक्शन याद रखो ना, पानी के लॉस को प्रिवेंट करने के लिए बना था, तो ठीक है मोस्टली मल्टी सेलुलर रखिए इसको, है ना, ताकि ये काम कर सके प्रॉपर्ली अपना। नेक्स्ट, ये जो ट्राइकोम है ये सिक्रेटरी नेचर के भी हो सकते हैं, ग्लैंडुलर नेचर के भी हो सकते हैं, सिक्रीशन भी कर सकते हैं, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा मैंने कि जो ट्राइकोम है दे आर यूजुअली मल्टीसेलुलर, दे मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड एंड दे कैन बी इवन सिक्रेटरी, ये ग्लैंडुलर नेचर के भी हो जा रहे हैं। जो रूट की एपिडर्मल सेल्स हैं उसमें भी हमें मॉडिफिकेशन देखने को मिल रहा है। तो हमारे जो रूट की एपिडर्मल सेल्स हैं बच्चे, उनके अंदर भी ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर का इलोंगेशन हो रहा है। देखिए इनकी जो एपिडर्मल सेल्स हैं इनसे ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, और इसको हम बोल रहे हैं रूट हेयर। जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर बना है इनको हमने बोला रूट हेयर। क्या काम है इनका? इनका काम है सरफेस एरिया बढ़ाना। जितने ज्यादा सरफेस एरिया में हमारी रूट फैली रहेगी उतना ही ज्यादा पानी एब्सॉर्ब करेगी। तो इनका क्या काम है सर? टू हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है, यानी सर पानी को एब्जॉर्ब कराना है, मतलब पानी को अंदर लेकर आना है। ट्राइकोम से क्या करना था? पानी की लेन देन को रोकना था, तो इसको आपने मल्टी सेलुलर बनाया। इससे अगर चाहते हो पानी अंदर आए तो इसको कैसा बनाना चाहिए सर? सिंपल बनाइए, तो इट इज ऑलवेज यूनिसेलुलर, ठीक है, सिंपल बनाना है सर, तो इट इज ऑलवेज यूनिसेलुलर, याद रखेंगे इसको, ठीक है। तो यही सब बच्चे आपको याद करना पड़ता है कि रूट हेयर कैसी होती है, यूनिसेलुलर होती है, मल्टी सेलुलर होती है, ठीक है, इसको हम रटते रहते हैं। फंक्शन देख लीजिए अपने आप सामने आ जाएगा कि रूट हेयर ऑलवेज यूनिसेलुलर होंगे, ट्राइकोम मोस्टली मल्टी सेलुलर होंगे, ठीक है, क्योंकि वो रोकने के लिए बने हैं, ये अलाउ करने के लिए बनी है। इनकी सेल वॉल कैसी होनी चाहिए सर? इनकी सेल वॉल थिन सेल वॉल होगी, पतली सेल वॉल होगी, ताकि इजीली पानी अंदर आ। थिन सेल वॉल होगी, सेलुलोस्पेक्टिन की बनी हुई थिन सेल वॉल पाई जाएगी, ठीक है। और ये जो सेल्स हैं, जो एपिडर्मल सेल्स हैं, ये जो एपिडर्मल सेल्स हैं जिनके इलोंगेशन से रूट हेयर बना है, इसको बोलते हैं ट्राइकोब्लास्ट सेल्स, इनको बोलते हैं ट्राइकोब्लास्ट सेल, ठीक है। इन एपिडर्मल सेल्स को बोलते हैं ट्राइकोब्लास्ट सेल। लिख लीजिए रूट हेयर के बारे में। तो एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट दे प्रोड्यूसेस हेयर, इसको हम बोलते हैं रूट हेयर, एंड दे आर ऑलवेज यूनिसेलुलर। ये जो रूट हेयर है ऑलवेज यूनिसेलुलर। कैसी है? थिन वॉल्ड है, सेलुलोस्पेक्टिन की बनी हुई है, थिन वॉल्ड होती हैं। दे हैव रेगुलेटेड प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। काम क्या है इनका? इनका काम है सर पानी के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करना। लिख लीजिए क्या काम है सर इनका? फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सॉरी, एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉइल से पानी को एब्जॉर्ब करने का काम है सर इनका। दूसरा हमने कौन सा टिश्यू सिस्टम देखा बच्चे? तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में हमने किनको रखा था? तो केवल एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल को छोड़कर पूरा हमने किसमें डाल दिया? सारी जो टिश्यू थी उनको डाल दिया हमने ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं इट इज द लार्जेस्ट टिश्यू सिस्टम। सही बात है सर, होना भी चाहिए। केवल एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल को छोड़ के सब कुछ आपका क्या है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ही है। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, ठीक है, क्योंकि मेजर पोर्शन यहीं से बन रहा है। और ये इस अगर हम बात करें ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या क्या मिलेगा हमें, तो हमें सारी तरह की सेल देखने को मिलेंगी। आपको जो पैरेनकाइमा आपने पढ़ा है, कॉलेनकाइमा पढ़ा है, स्क्लेरेनकाइमा पढ़ा है, वो तीनों तरह की टिश्यू आपको देखने को मिलेगी किसके अंदर? हमारे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर, ठीक है। और क्या क्या इसमें होगा हमारा? देखो तो हाइपोडर्मिस है, जनरल कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है, पेरीसाइकल है, मेडुलरी रे, पिथ। सही है सर, पता हमें क्या चीज छोड़कर बस एपिडर्मिस को छोड़ दें और हमारी वैस्कुलर बंडल को छोड़ दिया जाए तो सब कुछ क्या है हमारा? जाइलम फ्लोएम को छोड़ दें और एपिडर्मिस को छोड़ दें तो सब कुछ हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ही है, ठीक है। और अगर हम बात करें बच्चे, जो आप देखोगे तो आपकी जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है वो मेनली किसकी बनी होती है? मेनली पैरेनकाइमेटस सेल की बनी होती है। वो मेनली जो है वो पैरेनकाइमा की बनी होती है। देखो आपकी जो एपिडर्मिस है वो भी पैरेनकाइमा है, हमारी जो कॉर्टेक्स है वो भी पैरेनकाइमा है। हाइपोडर्मिस मैंने बताया था डिपेंड करेगा कि वो डाइकोट है कि मोनोकोट है। डाइकोट है तो कोलेनकाइमा की, मोनोकोट है तो स्क्लेरेनकाइमा की, है ना। और वही अगर बात करो तो हाइपोडर्मिस तो एक दो लेयर मोटी होती है। मेजर पोर्शन कौन होता है आपका? कॉर्टेक्स होता है, जनरल कॉर्टेक्स, जो कि कैसा होता है? पैरेनकाइमेटस होता है। एंडोडर्मिस पैरेनकाइमेटस, पेरीसाइकिल पैरेनकाइमेटस, मेडुलरी रे पैरेनकाइमेटस, पिथ पैरेनकाइमेटस।
तो जो मेजर पोर्शन कहीं ना कहीं बन रहा है वो किसका बन रहा है बताओ, वो पैरेनकाइमा का ही होता है ना। मेजर पोर्शन हमारा पैरेनकाइमा बना रही है। और वहीं अगर आप अभी मैंने जो आपको बताया एपिडर्मिस, एपिडर्मिस भी किसकी थी, वो भी पैरेनकाइमेटस की थी। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि प्लांट की ओवरऑल जो मेजर बॉडी है वो पैरेनकाइमेटल टिश्यू ही बना रही है, ठीक है। और अगर हम बात करें, यही जब आप बात करते हो कि जब लीफ की जब हम बात करते हैं बच्चे, तो लीफ में ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की जगह पर क्या मिलता है हमें, मेसोफिल। ये मेसोफिल ही होती है वहां पर। ये हमारी लीफ थोड़ी फ्रेश नहीं है बच्चे, है ना, ठीक है, इसी से काम चला लेंगे हम। तो लीफ की जब हम बात करते हैं तो लीफ के अंदर देखो ये ऊपर का सरफेस, ये इसके नीचे का सरफेस, और इस दोनों को हम बोलते हैं एपिडर्मिस। ये भी एपिडर्मिस है, ये भी एपिडर्मिस है, यानी लीफ के अंदर दो एपिडर्मिस होती है, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली, ठीक है। और देखिए जब हम लीफ पढ़ेंगे तब नाम देंगे इनका, एबैक्सियल, एडेक्सियल, ये सारी चीजें, वेंट्रल, डॉर्सल, सब हम वहां पढ़ेंगे जब लीफ पढ़ेंगे। तो मैं आपको कॉन्सेप्चुअली समझाऊंगा कैसे नेमिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी समझेंगे लीफ के आपकी ऊपर वाली सरफेस भी एपिडर्मिस, ये भी एपिडर्मिस, और इन दोनों एपिडर्मिस के अंदर जो ये थिकनेस होती है लीफ की बच्चे, ये जो बीच में जो थिकनेस, इस थिकनेस को जब आप देखोगे, जब इसकी स्टडी करोगे, तो इसके दोनों एपिडर्मिस के बीच में जो सेल अरेंज होती हैं उनको हम बोलते हैं मेसोफिल सेल, ठीक है। इस एरिया को ही बोल देते हैं मेसोफिल, ऊपर एपिडर्मिस, नीचे एपिडर्मिस, और बीच में क्या है, मेसोफिल, ठीक है। यानी ये मेसोफिल कहीं ना कहीं क्या है सर हमारा, यही तो कॉर्टेक्स हो गया, यानी, ठीक है। यानी लीफ के अंदर जो कॉर्टेक्स है, जो मेन जनरल कॉर्टेक्स एरिया आपकी ग्राउंड टिश्यू है, वो कौन है, वो मेसोफिल बना रही है, ठीक है। बीच के पोर्शन को ही बोलते हैं मेसोफिल, दोनों एपिडर्मिस के बीच में मेसोफिल। तो वही मैंने लिखा हुआ है क्या, कि लीफ के अंदर जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है उसकी जगह पर वही क्या होता है आपका, वो मेसोफिल है। कौन है, मेसोफिल, उसको हम मेसोफिल बोलते हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को मेसोफिल बोलते हैं। और इसी मेसोफिल में क्या होंगी, इसी मेसोफिल में हमें वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड मिलेंगे, वो भी हम लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, देखेंगे किस तरीके से हमारे ये वैस्कुलर बंडल इस मेसोफिल में स्कैटर्ड रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की बात कर ली। अब हम देखेंगे क्या चीज, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में हमने किसको रखा बच्चे, तो जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। और ये जाइलम और फ्लोएम कैसी होती हैं, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, यानी हमें समझ में आ गया हमारे वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में क्या पाई जाती है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू पाई जाती है। और हमें पता है बच्चे कि जाइलम और फ्लोएम इन दोनों का काम क्या होता है, प्लांट में कंडक्शन का काम होता है सर। क्या, ये फ्लोएम फूड कंडक्ट कराता है, और ये जाइलम से क्या होगा सर, वाटर एंड मिनरल्स, ये सारी चीजें कंडक्ट हो रही हैं। इसीलिए हम इस वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि इसका मेन काम होता है कंडक्शन। और इससे हम स्पेसिफिक टिश्यू सिस्टम भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा, ठीक है, हमने अभी तक पढ़ा जो हमारी एपिडर्मिस थी प्रोटेक्शन कर रही हैं, हमारी उसकी जो आपकी उसी में स्टोमेटा जो है वो क्या कर रही हैं, वो गैसेस एक्सचेंज भी करा रही हैं। अभी आपने ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पढ़ा, उसमें आपकी कॉलेनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमा है, पैरेनकाइमा, वो फोटोसिंथेसिस भी कर रही है, स्टोरेज भी कर रही है, कई सारे काम है। लेकिन जब आप बात करोगे वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम की, तो इसमें जाइलम और फ्लोएम ही केवल आते हैं। और जब केवल जाइलम और फ्लोएम है तो यानी हमें पता है, और इनका काम भी क्या होता है, स्पेसिफिक काम है, केवल कंडक्शन कराना, चीजों को प्लांट की बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कराना। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक टिश्यू सिस्टम, क्योंकि इसका फंक्शन क्या है, स्पेसिफिक है, कंडक्शन का काम कर रहा है केवल ये, ठीक है। इसलिए हम वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को बोलते हैं स्पेसिफिक टिश्यू सिस्टम। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम का जो मेन एलिमेंट है कौन है, जाइलम और फ्लोएम। और ये जाइलम और फ्लोएम का जो ग्रुप होता है, जो कलेक्शन होता है, उसे हम बोलते हैं वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। और क्या देखा जाता है बच्चे कि प्लांट की अलग अलग बॉडी के पार्ट में, स्टेम में, रूट की जब हम बात करेंगे, लीफ की बात करेंगे, तो प्लांट की अलग अलग जो बॉडी पार्ट हैं, उनके अलग अलग बॉडी पार्ट में ये जाइलम और फ्लोएम अलग अलग तरीके से अरेंज होती हैं। और वो किस तरीके से अरेंज हैं, उस अरेंजमेंट के बेसिस पर ये वैस्कुलर बंडल भी क्या होते हैं, ये कई प्रकार के होते हैं, कई टाइप्स के वैस्कुलर बंडल होते हैं। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे सर कि इनके अरेंजमेंट के हिसाब से कितने तरह के वैस्कुलर बंडल हमें देखना है यहाँ पर। लेकिन उसके पहले अगर हम बात करें बच्चे, तो इस वैस्कुलर बंडल की जब आप बात करोगे तो हमें पता है कि ये जाइलम की अगर हम बात करें, इस वैस्कुलर बंडल की जो जाइलम है, ये जाइलम भी मैंने आपको दो तरीके की बताई थी, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि प्लांट की जब इनिशियल ग्रोथ हो रही है, शुरुआत, इनिशियल पीरियड ऑफ लाइफ में, ठीक है, शुरुआती जो टाइम चल रहा है प्लांट का, उस टाइम पर जो प्लांट जाइलम बनाता है, उस जाइलम की जो वेसल्स होती हैं वो छोटी होती हैं। क्यों, प्लांट की साइज छोटी है तो रिक्वायरमेंट कम है पानी ट्रांसपोर्ट करने की, तो वेसल्स की साइज भी छोटी बनती है, छोटे वेसल्स वाला जाइलम बनता है। यानी वो ओवरऑल जाइलम कैसा दिखाई देगा सर, वो स्मॉल सेल्स वाला जाइलम होता है, स्मॉल सेल वाला। और वही जब प्लांट की ग्रोथ अच्छी खासी हो गई है, प्लांट की हाइट बढ़ चुकी है एक सर्टेन लिमिट तक,
अभी प्राइमरी ग्रोथ ही हुई है उसकी, लेकिन उसकी हाइट तब भी बढ़ चुकी है, प्राइमरी ग्रोथ अच्छी खासी कर चुका है वो। और उस टाइम क्या होगा, प्लांट की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, जरूरतें बढ़ गई, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया, तो प्लांट ने क्या किया, फिर दूसरे तरह की जाइलम बनाना शुरू करता है लेटर स्टेज में, लाइफ के लेटर स्टेज में, है ना, बाद की जो लाइफ है उसमें। और उस समय जो वो जाइलम बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाजाइलम। और इसकी खासियत क्या होती है सर, इस मेटाजाइलम की जो वेसल्स होती हैं, वो वेसल्स होती हैं वो वाइड ल्यूमेन वाली होती हैं, बड़ी बड़ी वेसल बनाता है, क्योंकि अब हाइट बड़ी हो गई तो लंबी लंबी दूरी तक और ज्यादा पानी ट्रांसपोर्ट कराना है, तो उसको हम बोलते हैं मेटाजाइलम। और ये मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम किस तरीके से बन रहे हैं, उसकी बेसिस पर हम जाइलम को बोलते हैं, 3 तरह के जाइलम होते हैं, एंडार्क, एक्सार्क और मेसार्क। अब क्या कंडीशन होती है वो देखो आप, देखिए यहां देखिए, ये एक हाइपोथेटिकल डायग्राम मैंने आपके लिए बनाया है, ठीक है, यहां देखो, ये यहां पर ये साइज छोटी दिखाना चाह रहे थे बस हम, ये छोटी साइज, ये छोटी साइज वाले कौन से हमारी, ये प्रोटोजाइलम है, क्या है, प्रोटोजाइलम। और ये जो बड़ी साइज वाले जाइलम है, ये कौन है हमारी, ये मेटाजाइलम है, ठीक है। तो आपको प्लांट के बॉडी में कुछ पार्ट ऐसे दिखाई देंगे जहां पर क्या होगा, आप देखो, इसके बाहर क्या होगा आपको, इसके बाहर दिखेगा आपको एंडोडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर हाइपोडर्मिस, सारी चीजें बाहर से आ जाओ, हम तो बस सेंटर की बात करें, सेंटर में यहाँ पर पित्त होगा, ठीक है। तो कहीं कहीं आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चे, कि जो प्रोटोजाइलम है, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ मिलेंगी, पेरीफेरी पर, देखो किनारे पेरीफेरी पर, और मेटाजाइलम कहाँ मिलेंगी, अंदर की तरफ बनेगी, सेंटर की तरफ बन रही है। और हमें पता है पहले कौन बनता है, पहले प्रोटोजाइलम बनती है, बाद में मेटाजाइलम बनती है। यानी यहां पर इस प्लांट की ऑर्गन में ये जाइलम कैसे बना है, ये जाइलम बना है बच्चे सेंट्रीपीटल ऑर्डर में, देखो बाहर से अंदर की तरफ फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर बाहर से अंदर की तरफ फॉर्मेशन हुआ, पहले प्रोटोजाइलम बने हैं तो बाहर बने वो, और फिर मेटाजाइलम बाद में बनते, हमें पता है बाद में बने, और वो अंदर दिख रहे हैं, यानी बाहर से अंदर की तरफ डेवलपमेंट हुआ है। और इस तरह के डेवलपमेंट को हम बोलते हैं एंडार्क, सॉरी कट कीजिए भाई इसको, और इस तरह के डेवलपमेंट को हम बोलते हैं कि ये एक्सार्क कंडीशन है। कौन सी कंडीशन बोलते हैं इसको हम, एक्सार्क कंडीशन। और यहां पर डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, ये डेवलपमेंट यहां पर हुआ है सेंट्रीपीटल ऑर्डर में। कैसे हुआ है, सेंट्रीपीटल ऑर्डर में, सेंट्रीपीटल मतलब कि टुवर्ड द सेंटर डेवलपमेंट हुआ है यहां पर, ठीक है, क्योंकि प्रोटोजाइलम बाहर और मेटाजाइलम अंदर है। वहीं आप देखोगे कि प्लांट के किसी दूसरे पार्ट में क्या दिखाई देगा, किस पार्ट में ये कौन सी कंडीशन होगी देखेंगे हम अपने कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि हमें रटना ना पड़े, इस पे क्वेश्चन आते हैं बच्चे। और वहीं दूसरे पार्ट में देखोगे प्लांट के अंदर क्या, कि जो प्रोटोजाइलम है, प्रोटोजाइलम देखो इधर सेंटर की तरफ बनी है, ठीक है, प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ बनी है, शुरुआत में बनी सेंटर की तरफ दिख रही है, और मेटाजाइलम पेरीफेरी की तरफ बनी है। यानी यहां पर जो डेवलपमेंट हुआ है वो कैसे हुआ है, वो कहीं ना कहीं ऐसे हुआ है, प्रोटोजाइलम अंदर से बनती चलेगी, फिर मेटाजाइलम बाहर की तरफ ऐसे बनी है, ठीक। और इस तरह का जो डेवलपमेंट है अवे फ्रॉम सेंटर हुआ है, यहां पर जो डेवलपमेंट है कैसे हुआ है, वो अवे फ्रॉम सेंटर। और अवे फ्रॉम सेंटर जब हम जाते हैं तो हम बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल डायरेक्शन में जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं हम, सेंट्रीफ्यूगल डायरेक्शन में। तो यहां पर कैसा बताओ, सेंट्रीफ्यूगल डायरेक्शन में जो है वो डेवलपमेंट हुआ है। और इस तरह के जाइलम को हम बोलते हैं, इस तरह के जाइलम को हम नाम बोलते हैं बच्चे एंडार्क। क्या बोलते हैं इनको हम, एंडार्क, ठीक है। वहीं पर आपको एक थर्ड तरह का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। यहां पर ये जाइलम कैसे डेवलप हुई है, देखो बच्चे इधर देखिए, यहां पर जो जाइलम है, यहां पर देखो ये आपको छोटी सेल है, छोटी सेल मतलब ये प्रोटोजाइलम है, ये प्रोटोजाइलम बीच में बना है। और इस प्रोटोजाइलम के बनने के बाद में जो मेटाजाइलम बनी है वो दोनों तरफ बनी है, मेटाजाइलम अंदर की तरफ भी बनी है और बाहर की तरफ भी बनी है। यानी यहां पर जो डेवलपमेंट है सेंट्रीपीटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों डायरेक्शन में हुआ है। और इस तरह का जो जाइलम होता है, जो इस तरीके से डेवलप्ड जाइलम होता है, इसको हम बोलते हैं मेसार्क। इस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं, मेसार्क, ठीक है। अब हमसे पूछा जाता है, बताओ ये एक्सार्क वाला ऐसा डेवलपमेंट कहां देखने को मिलेगा आपको जाइलम का, एंडार्क वाला डेवलपमेंट आपको कहां देखने को मिलेगा, और मेसार्क वाला डेवलपमेंट कहां देखने को मिलेगा। तो ये जो एक्सार्क वाली डेवलपमेंट होती है बच्चे, ये हमें रूट में देखने को मिलती है। रूट में जो हमारे जाइलम होते हैं वो इस तरीके से डेवलप होते हैं, सेंट्रीपीटल ऑर्डर में डेवलप होते हैं। और जब हम बात करते हैं अपने स्टेम की, तो स्टेम में जो हमारे जाइलम का डेवलपमेंट होता है वो सेंट्रीफ्यूगल ऑर्डर में होता है। और इस तरीके से इसमें प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ होगी और हमारी मेटाजाइलम पेरीफेरी की तरफ होती है, ठीक है। हमारी एनसीईआरटी में यही 2 एग्जांपल दे रखे हैं। अब हमें याद रखना होता है कि हमारे स्टेम में एंडार्क कंडीशन होती है और रूट में एक्सार्क कंडीशन होती है। इसको आप कैसे याद रखें बताओ, देखो स्पेलिंग सब सेम है, यहाँ पर ई है, ठीक है। उसका देखो यहाँ पर एक्स आ रहा है और यहाँ पर डी आ रहा है, याद रहता है हमें, एंडार्क एक्सार्क, तो एक्स आ रहा है, यहाँ पर डी आ रहा है। अब बताओ पहले डी आता है कि पहले एक्स आता है, वही अल्फाबेट वाला, अल्फाबेट पर हम चलते हैं हमेशा।
तो पहले डी आता है सर, ठीक है, पहले डी आ रहा है, तो जो पहले आ रहा है उसको कहां रखें, उसको पहले के साथ रखो। और जब आप किसी भी प्लांट को देखते हो तो सबसे पहले क्या दिखेगी आपको, उसकी स्टेम दिखेगी, फिर रूट दिखेगी, पहले स्टेम दिखेगा फिर रूट दिखेगा, ठीक है। तो जो पहले दिख रहा है उसको पहले के साथ रख दो, पहले स्टेम दिख रही है तो स्टेम के साथ एंड डार्क वाला रख दो सर, पहले वाला रखो, डी वाला रख दो, क्योंकि डी भी पहले आ रहा है। और रूट बाद में दिख रही है तो सर उसके साथ एक्स बाद वाला रखो। देखो इस तरीके से आप इसको कहीं ना कहीं दिमाग में फिट कर सकते हो चीज़ों को। डार्क में क्या देखा हमने, बताओ कि प्रोटोजाइलम जो है वो टुवर्ड सेंटर और मेटाजाइलम कहाँ बन रही है, पेरीफेरी की तरफ, मतलब सेंटर से पेरीफेरी ऐसे चल रहे हैं, मतलब बाहर की तरफ चल रहे हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल है ना, यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल डायरेक्शन में काम चल रहा है। और ये कहाँ देखने को मिलेगा हमें सर, स्टेम ऑफ एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, आप तो स्टेम याद रख लो, ठीक है। और एक्सार कंडीशन में क्या होता है, प्रोटोजाइलम जो होती है वो पेरीफेरी की तरफ होती है, बाहर की तरफ होती है प्रोटोजाइलम, और मेटाजाइलम अंदर की तरफ, मतलब बाहर से अंदर काम चल रहा है, बाहर से अंदर मतलब सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ मतलब ये सेंट्रीपीटल काम चल रहा है यहाँ पर। और ये कहाँ मिलेगा आपको, रूट में, ठीक है सर, एक्स बाद वाला, रूट बाद वाला, ठीक है। मिजार कंडीशन क्या देखा, और जो हमने जो बताया था आपसे कि सेंट्रीपीटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों की, प्रोटोजाइलम बीच में, दोनों तरफ मेटाजाइलम बताया था, तो इस कंडीशन को बोलते हैं मिजार कंडीशन। क्या बोलते हैं, मिजार। यहाँ पर मेटाजाइलम जो है ऑन बोथ साइड ऑफ प्रोटोजाइलम। कहाँ मिलेगा, फर्न के राइजोम में, राइजोम पता है अंडरग्राउंड स्टेम होती है फर्न में, तो फर्न राइजोम में आपको देखने को मिलता है ये मिजार कंडीशन। हमारे इस वैस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम किस तरीके से अरेंज है, उस बेसिस पर 3 तरह के वास्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं। तो हमने किस बेसिस पे इसको डिवाइड किया, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब क्या, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम किस तरीके से अरेंज है। क्या क्या टाइप है देखिए यहाँ पर। सबसे पहले हम देखेंगे रेडियल वैस्कुलर बंडल। रेडियल वैस्कुलर बंडल में क्या होता है बच्चे, कि जो जाइलम और फ्लोएम है, ये जाइलम ये फ्लोएम, देखो जाइलम और फ्लोएम ये अलग अलग एक्सिस पर हैं, अलग अलग रेडियस पर है। रेडियस मतलब क्या सर, अगर हम इसको सर्कुलर फॉर्म वाले पिथ हो गई आपकी, उसको सेंटर मान लो आप, तो देख रहे हो जाइलम यहाँ पर आ रहा है तो फ्लोएम यहाँ पर है, जाइलम यहाँ तो फ्लोएम यहाँ पर, तो ये अलग अलग रेडियाई पर है, अलग अलग रेडियस पर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है। और इस तरह के वैस्कुलर बंडल को हम बोलते हैं रेडियल वैस्कुलर बंडल, जहाँ पर जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, अलग अलग रेडियस पर होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ देखने को मिलेगा ऐसा वास्कुलर बंडल आपको, तो रूट के अंदर, मोस्ट ऑफ द रूट, मोस्ट ऑफ रूट छोड़िए, आप तो डायरेक्ट रूट याद रखो, क्योंकि हमें एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अपना आंसर देना है, ठीक है। कुछ ऐसी भी रूट होती हैं जिनमें दूसरे तरह के वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, लेकिन हमें डायरेक्ट याद रखना है कि रूट के अंदर कौन सा वैस्कुलर बंडल होगा, रेडियल वैस्कुलर बंडल। तो आर फॉर रूट, आर फॉर रेडियल, रेडियल रूट वाला है, ठीक है। यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम अलग अलग एक्सिस पर होंगे। और यहाँ पर अगर मैं पूछ बताऊँ जाइलम किस तरह का होगा, जाइलम अपने जो प्राइमरी जाइलम है वो डेवलपमेंट की बेसिस पर किस तरह का होगा सर, तो एक्सार्क होगा। क्यों, क्योंकि रूट के अंदर जो जाइलम होता है, प्राइमरी जाइलम, वो एक्सार्क कंडीशन में होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया रेडियल वैस्कुलर बंडल का। उसके बाद और कौन सा वैस्कुलर बंडल हमें देखने को मिलेगा बच्चे अरेंजमेंट के हिसाब से, तो वो आपका है कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल। कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल में क्या होता है कि जाइलम और फ्लोएम यहाँ पर जो होते हैं बच्चे, वो दोनों एक ही रेडियस पर होते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस है, अगर ऐसे बनाते चले जाओ सेंटर में पिथ आएगी तो एक ही रेडियस पर जाइलम, उसी रेडियस पर फ्लोएम, सेम रेडियस पर जाइलम और फ्लोएम है। तो इस तरह के वैस्कुलर बंडल को हम बोलते हैं कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल। अब ये कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल भी 2 तरीके का होता है, किसके बेसिस पर, कि जाइलम और फ्लोएम किस तरीके से अरेंज है, एक ही एक्सिस पर होंगे, एक ही रेडियस पर होंगे, लेकिन किस तरीके से अरेंज है, तो वो क्या है सर, तो ये होता है आपका कॉन्जॉइंट कोलेट्रल और कॉन्जॉइंट बाइकोलेट्रल, ठीक है। कॉन्जॉइंट कोलेट्रल में क्या होता है कि जो फ्लोएम होता है बच्चे, फ्लोएम आपका जाइलम सेंटर की तरफ होगा और फ्लोएम पेरीफेरी की तरफ होगा, और दोनों सेम रेडियस पर हैं, सेम रेडियस पर, देख रहे हो आप, ठीक है। कैसे और बना लो आप, यहाँ पर इस तरह सर्किल बनाओगे तो सेम रेडियस पर हैं दोनों, जाइलम और, लेकिन फ्लोएम बाहर की तरफ और जाइलम आपका सेंटर की तरफ। सर कॉन्जॉइंट बाइकोलेट्रल में क्या होता है, फिर कॉन्जॉइंट बाइकोलेट्रल में क्या होता है, यहां पर भी जाइलम और फ्लोएम देख रहे हो एक ही एक्सिस पर है, लेकिन जाइलम की दोनों तरफ फ्लोएम है, देख रहे हो बच्चे, जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम मिलेगा, पेरीफेरी की तरफ भी फ्लोएम और सेंटर की तरफ भी फ्लोएम, और जाइलम आपका सेंटर में है। और इस तरह के वैस्कुलर बंडल को आप बोलते हो कॉन्जॉइंट बाइकोलेट्रल, दोनों तरफ है फ्लोएम, क्या है, बाइकोलेट्रल वैस्कुलर बंडल, ठीक है। अब थोड़ा सा और डीप चलते हैं सर। ये कॉन्जॉइंट कोलेट्रल भी कि हमें 2 तरह को देखने को मिलेंगे। कौन सा 2 टाइप है कॉन्जॉइंट कोलेट्रल का, तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, ओपन एंड क्लोज। ओपन और क्लोज किस बेसिस पर आपने बोला कि ये जो आपका जाइलम और फ्लोएम है इसके बीच में कैम्बियम है कि नहीं बच्चे, ये कैम्बियम प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। और जाइलम और फ्लोएम के बीच की जो कैम्बियम होती है इसको हम बोलते हैं इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम, इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम।
तो इस जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम है कि नहीं। अब ये कैम्बियम का क्या काम होता है सर, तो ये कैम्बियम आगे आप देखेंगे सेकेंडरी ग्रोथ में इसका इंपॉर्टेंस दिखेगा आपको। ये सेकेंडरी ग्रोथ कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनवाने में हेल्प करेंगी। देखते हैं कैसे, आगे देखेंगे वो हम। तो अगर ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो इसको आप बोलते हो क्या, ओपन वास्कुलर बंडल, मतलब कि कॉन्जॉइंट कोलेट्रल एंड ओपन, ऐसे बोलोगे। कॉन्जॉइंट कोलेट्रल है और ओपन है, मतलब कैम्बियम बीच में है। और वही अगर कैम्बियम बीच में नहीं है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं है, तो क्या बोलोगे कि कॉन्जॉइंट कोलेट्रल और क्लोज्ड, कॉन्जॉइंट कोलेट्रल क्लोज्ड टाइप का वैस्कुलर बंडल हो गया, ठीक है। और सर अभी आपने बोला था कहीं ना कहीं ये जो कैम्बियम होता है इसका काम होता है सेकेंडरी ग्रोथ में ये हेल्प करता है, यानी जिसके अंदर ये कैम्बियम नहीं होगा उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। और इस तरह का वैस्कुलर बंडल कहाँ देखने को मिलेगा आपको, क्लोज वाला, तो वो दिखेगा आपको मोनोकॉट स्टेम में और लीव्स के अंदर। और पता हमें लीव्स में कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, मोनोकॉट की स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। और जहाँ पर ये कैम्बियम वाला होगा वहाँ पर कहीं ना कहीं सेकेंडरी ग्रोथ भी होगी। तो वही देखिए कहाँ मिलेगा आपको, स्टेम ऑफ डाइकॉट, डाइकॉट की स्टेम में और जिम्नोस्पर्म की स्टेम में। और हमें पता है इन दोनों में सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। अगर मैं पूछूं बताओ यहाँ पर स्टेम है, तो इन वैस्कुलर बंडल के अंदर मैं पूछूं बताओ जाइलम कैसा होगा, तो क्या बोलोगे सर, जाइलम स्टेम के अंदर सर एंडार्क होता है सर। जाइलम किस तरह का होता है सर, एंडार्क कंडीशन पाई जाती है सर स्टेम के अंदर। तो यहाँ पर जाइलम की कंडीशन दोनों ही केस में क्या होगी, एंडार्क होगी। और अरेंजमेंट हमने देख लिया कौन सा कहाँ पर होगा। वहीं जब हम बात करेंगे बाइकोलेटरल वाला, तो हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, नहीं दिया गया हमें, ठीक है। लेकिन हम एक बार थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले ईयर्स में कई बार इसके। तो क्या है, कॉन्जॉइंट बाइलेटरल एंड ओपन। ये बाइकोलेटरल वाला हमेशा ओपन होगा, इसमें ऐसा नहीं है कि वैस्कुलर कैम्बियम ना हो, कैम्बियम तो यहाँ पर होगी, कैम्बियम रिंग आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। और हमारा ये जो कॉन्जॉइंट बाइकोलेटरल वाला होता है बच्चे हमेशा ओपन होता है, ठीक है। ओपन मतलब सर इसमें आपको कैम्बियम देखने को तो मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ पर कैम्बियम आपको मिलेगा, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम यहाँ पर प्रेजेंट होता ही है। और दो कैम्बियम होते हैं, एक आउटर और एक इनर। क्यों, क्योंकि हमें पता है जाइलम और फ्लोएम के जंक्शन पर ही कैम्बियम पाया जाता है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होता है। और यहाँ पर दो जंक्शन बन रहे हैं, इसलिए आपके दो कैम्बियम मिलेंगे। और जब यहाँ पर जब सेकेंडरी ग्रोथ की बात आएगी, नहीं सर यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा सर। जहाँ पर आपका कैम्बियम वहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ होगी। और यहाँ पर जब सेकेंडरी ग्रोथ की बात आएगी तो कौन सा कैम्बियम एक्टिव होता है, तो कह देना सर आउटर वाला कैम्बियम एक्टिव होता है यहाँ पर, ठीक है। आउटर कैम्बियम यहाँ पर एक्टिव होता है, ये सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करेगा यहाँ पर, ठीक है। और कहाँ देखने को मिलता है आपको, स्टेम ऑफ कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी फैमिली जो है उनकी स्टेम में ऐसा बाइकोलेटरल, कॉन्जॉइंट बाइकोलेटरल ओपन वैस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं। अच्छा, फिर देखते हैं थर्ड टाइप का कौन सा वैस्कुलर बंडल हमें देखना है। ये है आपका कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है बच्चे, यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो एक ही सेंटर के अराउंड, देख रहे हो, कॉन्सेंट्रिक रिंग में पाए जाते हैं, है ना, कॉन्सेंट्रिक रिंग में। अब ये कॉन्सेंट्रिक रिंग में पाए जा रहे हैं, यानी सर एक ही सेंटर पे के अराउंड आपके दोनों अरेंज हैं। तो ये अरेंजमेंट दो तरीके का होगा, कैसा, जाइलम भी सेंटर में हो सकता है और फ्लोएम बाहर, या फिर फ्लोएम सेंटर में हो जाए और जाइलम बाहर हो जाए। और इसी बेसिस पर इसका हम नाम दे देते हैं। अगर जाइलम सेंटर में है और फ्लोएम बाहर है तो इसको हम बोलते हैं हेड्रोसेंट्रिक। हेड्रो मतलब हेड्रोम, बताओ जाइलम और फ्लोएम को हमने जाइलम के अंदर जो ट्रैकीड और वेसल्स होती हैं उनको कंबाइनली हेड्रोम बोलते हैं। यानी जाइलम सेंटर में तो हेड्रोसेंट्रिक बोल दिया या फिर एम्फिक्राइबल बोल दिया। और ये अगर फ्लोएम सेंटर में है तो इसको बोलते हैं लैप्टोसेंट्रिक।